जब आप जाति गिनाते हैं कि इन जातियों के हम मंत्री बनाए हैं, तब तो द्वेष नहीं फैलता। कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। ये खेल केवल हमारा हक मारने के लिए है। जो पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रधानमंत्री की जाति बताती हो, तुम जय श्री राम बोलो और हिंदू हो जाओ। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े यही लड़े थे देश के लिए। सामाजिक समता की बात की जाएगी तो देश खतरे में पड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर की जरूरत है। जातिवाद के फायदे वैसे ही लोग गिना रहे हैं जैसे अफीम खाने के फायदे लोग गिनाते हैं। जफर इस्लाम साहब, जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी उतनी उत्सुक अब नहीं दिखाई देती है। इसके पीछे जो छुपे हुए उनके इरादे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको चाहती है, बड़े बार बार पुश करती है, उसके पीछे जो उनके इरादे हैं उसके खिलाफ है। बीजेपी की कास्ट सेंसस पर, जातीय जनगणना पर क्या राय है सर? आपने कहा विपक्ष का एजेंडा, क्या एजेंडा है? फिर से बोलना पड़ेगा दिन। सैयद जफर इस्लाम साहब, पूरी आवाज आपकी समझ में आई कि आपकी सरकार मतभेद नहीं करती है जाति के आधार पर, यह आपने समझा दिया। लेकिन जातीय जनगणना की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि आपने पास कराया था ना जेडीयू के साथ मिलकर, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हमने कहा विरोध किया, हमने कहा बहुत साफ लफ्जों में कहा, अगर शायद आप ना सुन पाई हो, कि हमें कोई इसका विरोध नहीं है। हाँ। लेकिन हमें विरोध है उस बात का जो उसके पीछे जो उनकी सोच है, उस सोच का विरोध हम कर रहे हैं। क्या सोच? हमें अगर ऐसी जनगणना हो तो उस पर हमको कोई हमको उसका कोई हमको ऐसा नहीं कि हम उसके लिए खड़े हैं कि उसके विरोध करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं कि समाज को जिस तरह से बांटना है, वो बांटने का काम हम नहीं करने देते हैं, हम नहीं चाहते। आप अगर किसी तरह से लाभ पहुंचाने के लिए, जो बार बार वो कहते हैं कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो लाभ पहुंचाने के लिए क्या जनगणना ही सिर्फ जरूरी है? ठीक। शक्ति यादव जी, जाति ही पूछो वोटर का, यही है ना पूरा मामला। सेंसस तो इस तरह का केंद्र सरकार ही करा सकती है, बिहार में कराने के पीछे मकसद क्या है, क्या करेंगे इसके बाद आप? 2011 में जब देश की यूपीए गवर्नमेंट में प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री थे, स्वीकार किया, बजट एलोकेशन भी हुआ। भले ही उजागर नहीं हो पाए कि कास्ट किन किन कास्ट की क्या हालात है, लेकिन एक जो बदसूरत हाल निकल करके आई, उसके बाद और जोड़ पकड़ लिया ये मांग कि 51% दिहाड़ी मजदूर, 13% ऐसे लोग जिनको एक कमरे नसीब नहीं है रहने के लिए, 22% से अधिक लोग जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जो भीख मांग करके खाते हैं, जो कृषि पर आधारित हैं, वो कौन है? अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, औरत है, मर्द है। जब इस देश के अंदर में धार्मिक भी गणना हो चुकी है तो कोई विभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि जातीय देश पार्लियामेंट के अंदर में जब आप जाति गिनाते हैं कि इन जातियों के हम मंत्री बनाए हैं, तब तो द्वेष नहीं फैलता। सवाल है कि इसके आधार पर अगर हम जान जाएंगे कि इन वर्गों में ये हालात है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां ये है, तो उसके लिए एक आप ट्रीटमेंट तो करेंगे, उसको अवसर देंगे, बजट का आकार उस रूप में खींच करके ले जाएंगे, तो उन्नयन के रास्ते होंगे। सवाल यहाँ कोई राजनीति का नहीं है। अगर आप सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहते हैं, और हम बढ़ भी रहे हैं, हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है, देश भी कर रहा है, लेकिन छूटते जो जा रहे हैं उनको देखने की जरूरत है। तो उसकी पड़ताल कैसे होगी, कौन सा मैकेनिज्म है? डाटा तो होनी चाहिए हमारे पास, साइंटिफिक डाटा। उन डाटों की तलाश में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी किस बात की है? और बिहार के अंदर जो सर्वेक्षण हो रहा है, जात की गणना अगर हो रही है, तो इससे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गई, भारतीय जनता पार्टी तो गई थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, आदरणीय नीतीश तेजस्वी जी के नेतृत्व में। लोग स्वयं इनके मंत्री ने कहा कि राज्य चाहे तो करा सकती है, तो राज्य तो बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम जाति की गणना हम कराएंगे। तो अगर इनको परेशानी हो रहा है तो ये नाहक है। आखिर सत्ता और सत्ता की संपत्ति पर कुछ लोगों का ही, शक्ति यादव जैसे लोगों का ही रह जाए, अंजना जी जैसे लोगों का एकाधिपत्य रह जाए, तो आखिर वो गागो मांझी क्या करेगा? उसका उन्नयन कैसे होगा? फुलवा देवी का कैसे हो जाएगा? तो सोचना तो पड़ेगा उनके लिए हमको। मेघन राम के बारे में सोचेंगे, चेतन रविदास के बारे में सोचेंगे, तो उन अगर जिनके वर्ग में, या हो सकता है कि शक्ति सिंह पंडित जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर है, तो उनकी अगर हम पड़ताल एक बार कर लेंगे और उनके आधार पर अगर हम तय करेंगे तो उन्नयन के रास्ते होंगे ना, और आगे बढ़ने की एक हमको सहायता मिलेगी। तो उस दिशा में बिहार की सरकार ने जाति की जो गणना करने का जो निर्णय लिया है, उसका मेन मकसद वही है। ठीक है, और इस मकसद को समझनी चाहिए। महान विचार हैं आपके, मतलब मैं तो एकदम भाव विभोर हो रही हूँ।
लेकिन दिलचस्प ये है कि आरजेडी के अंदर आपने कभी नहीं सोचा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कभी नहीं सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे ही किसी को जो कि कम जो वंचित है उसको आगे बढ़ाया जाए। प्लीज अंजना जी 10 सेकंड। अरे कुछ जन कल्याण पार्टी के अंदर भी कर रहे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में इसका जन कल्याण पार्टी के अंदर भी कर वही रहे बात थे। पर मैं आ रहा हूँ। हाँ। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संगठन के अंदर 50% आरक्षण कर दिया है ईबीसी और एसटी के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और बिहार के हर पंचायत से लेकर के हर प्रखंडों में ये सबको ये भागीदारी सुनिश्चित की गई है, पदाधिकारियों में भी। और उस दिन हमारा आपकी बात संगठन सत्य बिहार में होगी पहला जिस दिन काम इन किया है। आरक्षित लोगों में से कोई एक आरजेडी का अध्यक्ष बनेगा या फिर आपकी तरफ से डेप्यूटी सीएम जो भी आप लोग बनाना चाहें, अगर आगे भी जीतते हैं तो वो बनेगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब नागरिकों का कल्याण नहीं होगा, मतलब जो यादव है उनका कल्याण होगा या फिर जो पिछड़ी जाति से आप अलग अलग लोगों को चुनते हैं या बताते हैं कि ये इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, उनका होगा। सोच क्या है इसके पीछे? क्या ये नागरिकों को बांटने के बराबर नहीं है? देखिए, अगर हम ईमानदारी से 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लें ईमानदारी से, तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पहला तो ये कि क्या जाति एक सच है इस देश में? कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। इस देश का सच है एक जाति, कड़वा सच है। दूसरा, क्या जाति भेदभाव होता है? होता है, हर स्तर पर होता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर आईएएस के एग्जाम तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह होता है। तीसरा, क्या दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है इस 70 वर्ष के स्वतंत्रता दौर में? क्या उन्हें उनके हक मिल पाए हैं जो संविधान ने व्यवस्था की है, या जो आरक्षित कोटे उनके लिए तय किए गए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से ढूंढ लें, लेकिन हम ईमानदार नहीं रहते जब इन चर्चा होती है, हम अपने अपने पक्ष में खड़े होते हैं। आपने भी व्यंग कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। बात चल रही है देश में न्याय देने की। आरजेडी के जो मेंबर हैं वो मांग उठाने आरजेडी के अंदर, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी को हक नहीं मिल रहा है, किसी को पद नहीं मिल रहा है आरजेडी में या समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में, तो मांग उठाएं। आपने उठाया कभी? ये कह के देखिए, सुन, नहीं हो रहा मेरे साथ तो अन्याय, अच्छा, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, मेरी पार्टी में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, सबको न्याय है। लेकिन आप देश में तो न्याय देंगे नहीं, आप हमारी पार्टियों पे व्यंग करेंगे। अरे क्या पार्टी में व्यंग काहे लग रहा है आपको? आप सवाल करें, मैं भी तो जवाब ही दे रहा हूँ। भाटी जी पर्सनल मत नहीं, बनाइए, personal सवाल नहीं पूछने हो। दीजिए। हाँ। अरे अंजना जी, आप जब मैं कहता हूं तो आप नहीं है उसमें, पूरे देश की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव क्यों टले? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया 2011 में कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए, सब वार्डों में जाकर, निकायों में जाकर ये पता किया जाए कि ओबीसी की आबादी कितनी है, फिर उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो आबादी पता करना चाहते हैं लेकिन जाति जनगणना करना नहीं चाहते। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा खेल क्यों है? ये खेल केवल हमारा हक मारने के लिए है, ओबीसी का और दलित का। एक बात और कह दूं, अभी जो जफर इकबाल भाई उलझ रहे थे उसमें, जफर इस्लाम जी क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रधानमंत्री की जाति बताती हो, जो पार्टी राष्ट्रपति के कैंडिडेट की जाति बताती हो, जो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती हो कि हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी लिए हैं, कितने दलित लिए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जाति नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पर खेल होता है, एजेंडा होता है। एजेंडा है देश के 80% लोगों को न्याय। आपने कहा नागरिकों को, क्या ये नागरिक नहीं है? अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी ने 80% लोगों ने की है। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, यही लड़े थे देश के लिए, और उन्हें आज आप बाहर कर देंगे। अभी 2 जनवरी 2023 को न्याय आयोग ने एक रिपोर्ट दी है सरकार को, संसद की स्थायी समिति को, कि पिछले 5 साल में 537 जज हाईकोर्टों में नियुक्त हुए हैं, पूरे देश के हाईकोर्ट में 537। ये न्याय विभाग की रिपोर्ट है। बिल्कुल। उनमें ओबीसी केवल 11% है, जबकि 27 होने चाहिए रिकॉर्ड के अनुसार, आरक्षण के हिसाब से। एससी केवल 2.8% और एसटी 1.3%, जो कि 7% होने चाहिए। ये अन्याय हो रहा है, इसलिए आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत है। जब 10% आरक्षण हम ईडब्ल्यूएस को देते हैं, कोई सर्वे नहीं होता, कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं होता, कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनता, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, कोई आंकड़े नहीं मांगे जाते, धड़ाक से पास हो जाता है। ठीक है। लेकिन ओबीसी और एससी जब अपने अधिकारों की मांग करेंगे, फिर आयोग बनेंगे, उन आयोग की रिपोर्ट 20-20 साल तक लटकाई रखी जाएंगी।
विनय सिंह साहब, जल्दी से आपका टेक इस पर। अंजना जी, बिहार यूपी जैसे जगहों पे जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां जातिवाद का अति शुरू से रहा है। स्थानीय जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने इस अतिवाद को बीमारी के स्तर तक ले गए हैं। और ये उन्हीं लोगों ने किया है जो जयप्रकाश आंदोलन से निकलने के बाद जिन लोगों ने अपने जातियों को न बताने के लिए अपने टाइटल छोड़ दिए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपना यादव हटा दिया, लालू प्रसाद यादव ने यादव हटा दिया, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो गए, फिर अपने नाम के आगे अपनी जाति का चिन्ह लगाया इन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो फिर से जाति सबकी जानना चाह रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते देखता हूँ अंजना जी। 1881 हो या 1931 हो, अंग्रेजों ने जो सेंसस किया, जाति जानने का प्रयास किया, उनका मतलब था डिवाइड एंड रूल का। मैं आपको बता दूं कि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें 5th जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा मेन कंपोनेंट है। तो ये जो जाति जानने का प्रयास हो रहा है, जाति थोपने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा जो मानता हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक विषय है। मैं एक बात और बताता हूं कि लालू यादव को हम बोलते हैं जंगल राज, तो नीतीश कुमार भी मंगल राज नहीं है अंजना जी। अगर आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे आप खोटते रहते हैं, तो इसका मुझे लगता है कि देश की सेहत पर खराब असर पड़ने वाला है। भाटी साहब, आप उनका जवाब दीजिए। वो तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से इसको जोड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बता रहे हैं। मतलब जो मलाई खा रहे हैं, अगर वो खाते रहेंगे तो राष्ट्र की एकता बनी रहेगी, और गरीब गुरबा को, शोषित दलित को, पिछड़े को अगर आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक समता की बात की जाएगी, तो देश खतरे में पड़ जाएगा। देश आप कुछ वर्गों को मानते हैं या पूरे देश की आबादी देश है? यही सोच खतरनाक है कि क्षेत्रीय पार्टी कहती है कि हमें शिक्षा में, नौकरी में, सम्मान में हिस्सेदारी चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर की जरूरत है। तुम जय श्री राम बोलो और हिंदू हो जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम यादव, गुर्जर, कुर्मी, पटेल क्यों रहते हो? सब हिंदू हो जाओ और मंदिर में घंटी बजाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस दिन ये ओबीसी की समझ में आ जाएगी बात, धीरे धीरे आने लगी है, ये वोट वापिस आएगा। ये वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है ओबीसी के साथ। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, आज एकदम हाशिए पर जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। देश की जनता और समाज और प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि आप लोगों का असल मकसद क्या होता है। आज हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके खिलाफ खड़े, जनगणना हो, हम कहां विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहा हूं मैं, तो एक बार भी विरोध नहीं कहना नहीं है, आपको एक बार मैंने कहा कि हम इसके खिलाफ, आपको विरोध और समर्थन नहीं करना, आपको कराना है। आप ये बताओ, अभी कोविड के समय नहीं हुआ, लेकिन इसकी चाहत आपकी इसलिए है कि आपके मकसद एजेंडा कुछ और है, और हम आपके एजेंडा की वजह से चिंतित हैं, जनगणना की वजह से नहीं। सेंसस होता रहे, वो कहते हैं जातीय मुद्दे को सब हिंदू हो जाओ। नहीं, समाज के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए आपको जनगणना जरूरी है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए जरूरी है, मैं बताऊंगा। अगर आपकी सरकार है, सरकार के का दायित्व क्या है? मैं बताता हूं आपको क्यों जरूरी है। जफर भाई, इस समाज में, जफर भाई एक बात सुन लो आप समझने के लिए। जफर भाई, मैं पूछ रहा हूं कि अगर वो नागरिक है, एक नागरिक कैसे से वो नहीं बन सकते क्या? इसलिए जरूरी है। दूसरे देशों में क्या नागरिक आगे नहीं बढ़ता है? लेकिन आपकी सवाल क्या जरूरी है जनगणना, मैं बता रहा हूं आपकी सोच ये है, लेकिन मैं आपकी सोच का विरोध कर रहा हूं। आप कंफ्यूज हैं, बिल्कुल पूरी तरह कंफ्यूज हैं आप कह रहे हैं क्या जाति जनगणना इसके लिए जरूरी है? हमने न धर्म देखा, न जात देखा, न उसकी किसमें आस्था है वो देखा। हमने देखा देश का नागरिक है, उसको जितनी ज्यादा सहूलत मिल सकती है सरकार से, और वो जितना आगे बढ़ सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। न तो जात देखा, न पात देखा, और आप सिर्फ जात पात में रह के समाज को तोड़ना चाहते हैं। सुनो, अब सुनेंगे आप, मैं बोलूं? आपने कहा कि क्या इस तरह देश को तोड़ना चाहते हो? अगर हम दलित, शोषित, वंचित, गरीब की उसकी ओबीसी की आवाज उठाते हैं तो देश टूटता है। और आपके सांसद अगर कहते हैं कि छुरा पहना के घर में रख लो, और आपके सांसद नारे लगवाते हैं गोली मारो, और आपका सांसद कहता है कि समाज का बहिष्कार करो, तो देश जुड़ता है। ये आपका जो दोमुहापन है और जो आपकी चोरी है, ये अब उजागर हो चुकी है, लोग इसे समझ चुके हैं। 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। अगर हम सच्चे देश प्रेमी हैं और हम सचमुच इस देश को सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि देश का कौन सा हिस्सा कमजोर है, कौन सा हिस्सा मजबूत है। जो कमजोर हिस्सा उसे हमें ताकत देनी पड़ेगी। इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है, सर्वे जरूरी है।
जातिवाद के फायदे वैसे ही लोग गिना रहे हैं जैसे अफीम खाने के फायदे लोग गिनाते हैं। अफीम खाने के फायदे वही हैं जो जातिवाद के फायदे हैं। तो जो लोग तर्क दे रहे हैं जातिवाद के पक्ष में, वो जातिवाद के पक्ष में तर्क नहीं दे रहे, वो अफीम खाने और दारू पीने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। इसके ये लाभ है, इसके ये फायदे होते हैं आपके शरीर को। क्या नरेंद्र मोदी का साइड इफेक्ट है ये कि राजनीति में फिर से जान फूंकने के लिए जातीय जनगणना निर्णायक साबित हो सकता है? नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर